नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर का आज एक नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें वीकली करंट अफेयर को 2-3 पार्ट में कवर करते हैं, क्योंकि अगर मैं एक साथ बना दूंगी तो आप वीडियो फिर आपके लिए लेंदी हो जाएगा, फिर आपको देखने में भी शायद प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो भी लोगों से देखने में दिक्कत आती है, तो लॉन्ग वीडियो शायद आपको प्रॉब्लम करे। तो मैं 2-3 पार्ट में वीकली करंट अफेयर को तैयार करती हूँ। दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सॉरी। पहला प्रश्न है, चाबार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबार बंदरगाह के बारे में आपको बताना है कि किस देश में स्थित है। ईरान, इराक, पाकिस्तान, यमन। दोस्तों, मैं करंट अफेयर को पढ़ाती हूँ, उसकी पूरी सर्जरी कहती हैं, आपको बताती जाऊंगी कि कौन सा प्रश्न ज्योग्राफी का है, कौन सा हिस्ट्री का है, कैसे इसको रिलेट करना है अपने सब्जेक्ट से। क्योंकि जिस दिन आप इंटरलिंक करना सीख जाते हैं अपने सब्जेक्ट से करंट को, उस दिन आप समझ जाते हैं कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं और कोई भी एग्जाम हो आप उसको अच्छे से निकालने में सक्षम होते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं हर पॉइंट पर आपको बताती चलूँ कि कहाँ से कैसा प्रश्न बन सकता है। वो ज्योग्राफी का, हिस्ट्री, इकोनॉमी, मध्य प्रदेश जीके या अन्य किसी स्टेट से रिलेटेड है, इन सब के बारे में आपसे चर्चा करती रहूँगी। तो चाबार बंदरगाह के बारे में हम पढ़ते हैं। ये ईरान में स्थित है। चाबार जो है ईरान का बंदरगाह है। यह ओमान की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यह ओमान की खाड़ी में पड़ता है। यह ईरान का एकमात्र बंदरगाह है जिसकी हिंद महासागर तक सीधी पहुँच है। चाबार बंदरगाह में भारत जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसकी हिंद महासागर तक सीधी पहुँच है और यह ओमान की खाड़ी में स्थित है। ये आपका पूरा ज्योग्राफी का प्रश्न है, समझ रहे हैं? ये आपका ज्योग्राफी का प्रश्न है। ओमान की खाड़ी कहाँ पर है, किन किन के बीच में है, और ओमान से और भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। ओमान से भारत का क्या निर्यात होता है, क्या आयात होता है, तो आपको इकोनॉमी का प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। इकोनॉमी के प्रश्नों के अलावा आपसे ये पूछा जाएगा कि ओमान के वर्तमान में राष्ट्राध्यक्ष कौन है। ईरान का एक बंदरगाह, तो इसमें कौन निवेश कर रहा है, भारत, पाकिस्तान वगैरह। हिंद महासागर से इसकी कैसे इंटरलिंकिंग है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी दोनों के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सॉरी। इसमें दो अलग अलग बंदरगाह हैं, शायद बेहेश्ती और शायद कलंतरी। जो ईरान का चाबार बंदरगाह है, इसमें दो अलग अलग बंदरगाह हैं, शायद बेहेश्ती और शायद कलंतरी। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ से कहाँ कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। इकोनॉमी के भी प्रश्न है कि किस चीज़ को हम एक्सपोर्ट करते हैं, किस चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं, हमारा ट्रेड और रिलेशन इनसे कैसा है, व्यापार घाटा चल रहा है, व्यापार में बढ़ाते हैं, कितना व्यापार हम 1 ईयर में इनसे कर लेते हैं। बंदरगाह ज्योग्राफिक हो गया, लोकेशन वगैरह। आप मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरा लेक्चर देखा करें तो अपना वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप आपके सामने होना चाहिए, जिससे कि जिस लोकेशन के बारे में बात हो वो उसमें देखेंगे, तभी आपका जो मैपिंग हो कंसेप्ट क्लियर होगा, जिससे कि प्रश्न बनेगा तो आप आराम से उसको कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। खादी एवं ग्राम आयोग के प्रोजेक्ट रिप्लान का संबंध किससे है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने प्रोजेक्ट रिप्लान शुरू किया है। तो आपको ये बताना है कि इसका संबंध किससे है। क्या प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज से, कृत्रिम रेशे के निर्माण से, स्मार्ट कपड़े निर्माण तकनीक से, सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण, किससे इसका संबंध है, ये आपको बताना है। तो हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। 1 जुलाई 2022 से ये संपूर्ण देश में लागू है, आपको पता है। ठीक है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुनः प्रयोग जो पर्यावरण के अनुकूल प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज, यानी ऐसी प्लास्टिक जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं, उसको खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रोजेक्ट रिप्लान के तहत विकसित किया गया है। यानी जो हमारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है, उसने ऐसी प्लास्टिक बनाई है जो कि पर्यावरण हितैषी रहेगी और जिसका हम पुनः यूज कर सकेंगे। उसके लिए इन्होंने प्रोजेक्ट रिप्लान को शुरू किया है। प्रोजेक्ट रिप्लान के दोहरे उद्देश्य हैं पर्यावरण की रक्षा और स्थायी रोजगार के अवसरों का सृजन। इससे पर्यावरण की रक्षा होने के साथ साथ ही जब हम रीयूज प्लास्टिक को बनाएंगे तो रोजगार का भी सृजन होगा, और रोजगार का सृजन होगा तो उसका अर्थव्यवस्था में भी योगदान होगा। समझ रहे बात को?
अगर रोजगारों का सृजन होता है तो उसका अर्थव्यवस्था में भी योगदान होता है, तो इसके ये लाभ होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपके पूरे इकोनॉमिक प्रश्न है। अब खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में हम बात करते हैं। इसकी स्थापना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। हम आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि ऐसे निकाय जिनका निर्माण किसी अधिनियम के तहत किया जाता है उन्हें वैधानिक सांविधिक निकाय कहा जाता है। तो इसे आपका पॉलिटी का भी प्रश्न बन जाता है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कैसा निकाय है, सांविधिक, संवैधानिक या कार्यकारिक। तो ये कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। यह एमएसएमई मंत्रालय के तहत कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री जो है भारत सरकार की, उसके तहत ही कार्य करता है। इसका उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खादी ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामोद्योगों की स्थापना करना, उनके विकास के लिए योजनाएं बनाना, उनका प्रचार प्रसार करना, सुविधाएं सहायता प्रदान करना, etc। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में विस्तार से जान लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काहिरा, नैरोबी, एडिस अबाबा, केप टाउन। अफ्रीकी संघ के बारे में हम विस्तार से देखेंगे, कब स्थापना हुई थी, क्या हुई थी, क्या लोकेशन है। दोस्तों, जब तक आप मैप को साथ में रखकर पढ़ाई नहीं करेंगे, आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कंप्लीट नहीं हो सकती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते, आप एग्जाम उन प्रश्नों को हल करने में हमेशा परेशानी महसूस करेंगे। तो जब भी लेक्चर मेरा देखा करें तो अब वर्ल्ड का और इंडिया का मैप आपके सामने होना चाहिए, और जिस भी लोकेशन के बारे में बात करूं उसको आप तुरंत उसमें देखें। यही लेक्चर देखने का आपको तुरंत की तुरंत देखेंगे तो बेनिफिट होगा। आपने सोचा कि कल परसों पे छोड़ा, तो कल परसों कभी नहीं आता, और ना ही हम उसका वो कर पाते। जितना डिले करते उतना हमारे लिए ही तकलीफ दे दो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, हाल ही में क्या हुआ है, अफ्रीकी संघ ने अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई, इसलिए ये चर्चा में। कोई भी चीज़ चर्चा में नहीं होती है तो वो प्रश्न में नहीं पूछी जाती है, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, हिस्ट्री की हो, इकोनॉमी की हो, अदर कोई पॉलिटी, अदर कोई सब्जेक्ट। ठीक है, अफ्रीकी संघ 55 देशों से मिलकर बना है। अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देशों ने अफ्रीकी संघ की स्थापना की थी। अफ्रीकी संघ के मूल संगठन अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 1963 में हुई थी। यानी इसका मूल जो संगठन है वो अफ्रीकी एकता संगठन है, जो 1963 में स्थापित हुआ था। 2002 में इसको अफ्रीकी संघ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। स्थापना 1963 में हुई थी अफ्रीकी एकता संगठन नाम से। 2002 में इसका नाम हो गया अफ्रीकी संघ। लक्ष्य है इसका अफ्रीका महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना। इकोनॉमी का भी प्रश्न हो गया, अफ्रीका महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इथियोपिया के आदिस अबाबा में है। ठीक है, इथियोपिया के आदिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है। ये देखिए, इथियोपिया के आदिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कहाँ स्थापित किया गया है? कांडला, बीजिंग, कोलंबो, ढाका। तो एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो क्षेत्र है वो कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया है। ठीक है, देखिए, मानसून सत्र में भारत सरकार की योजना उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास विधेयक को पेश करने की योजना है। मुझे छींक आ रही है क्योंकि थोड़ी सर्दी हो गई है, तो एडजस्ट कर लेना। वर्ष 2005 में मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून में बदलाव करने के लिए सेज अधिनियम आया था 2005 में। ये चाइना से प्रेरित अवधारणा है, तो भारत सरकार अब इसमें कुछ बदलाव करना चाहती है। सेज में रुचि को पुनर्जीवित करना, इसको रिवाइव करने के लिए, अधिक समावेशी आर्थिक केंद्रों का विकास करने के लिए भारत सरकार सेज अधिनियम में थोड़ा सा बदलाव करने के लिए उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास विधेयक को पेश करने जा रही है। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देने में ईपीजेड मॉडल की प्रभावशीलता को पहचानने वाला भारत एशिया का पहला देश था, और एशिया का पहला ईपीजेड जो है 1965 में कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया था। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये इकोनॉमी का भी प्रश्न है, ठीक है, ये पॉलिटी का भी प्रश्न है क्योंकि इसमें विधेयक अधिनियम के बारे में बात की गई। ये ज्योग्राफी का भी इसमें प्रश्न समाया था, कांडला, गुजरात की आपको लोकेशन देखनी है। तो इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों प्रश्न इसी में समाये थे। अब आप पढ़ते किस दृष्टिकोण से हैं, कैसे क्वेश्चनों को उसमें बना पा रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। समझ गए बात को? यही करेंट है, यही स्टैटिक है, सब रिलेट करके पूछा जाता है। कांडला के आसपास के एरिया, समझ रहे हैं?
उसकी लोकेशन गुजरात की कितने राज्यों से में मिलती है। गुजरात की अगर चर्चा हुई है तो उसके बारे में होल रूप से पढ़ना चाहिए। ये है पढ़ने का तरीका। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम सेज के बारे में देख लेते हैं। सेज अधिनियम जो है 2005 में लाया गया था। सेज क्या होता है, एक देश के भीतर एक ऐसा आमतौर पर क्षेत्र बनाना जहाँ पर टैक्स कम हो, फ्री हो बिल्कुल, ताकि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अच्छे से इंडस्ट्री को डेवलप कर पाएँ, लोगों को अधिक से रोजगार मिले, निर्यात बढ़े हमारा, इसका ये उद्देश्य रहता है। सेज इकाइयों को पहले 5 वर्षों के लिए निर्यात पर 100% आयकर छूट दी जाती है, यानी जो एक्सपोर्ट करेंगी वो तो 100% टैक्स फ्री रहेगा। अगले 5 वर्षों के लिए 50% आयकर छूट का इनको लाभ दिया जाता है, ताकि भारत का एक्सपोर्ट बढ़े और निर्यात बढ़े और उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान हो। ठीक है, इन क्षेत्रों को बेहतर ढंग से प्रसारित करने के लिए सेज का दर्जा दिया जाता है, ताकि व्यापार में सुगमता को, यानी ईज ऑफ डूइंग को प्राथमिकता मिले। यह मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करें, ताकि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो, अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पैदा हो। वर्तमान में 379 सेज अधिसूचित हैं, जिनमें 265 कार्यशील हैं। अधिसूचित तो 379 हैं, 379, लेकिन उनमें से एक्टिव कौन है अभी, तो एक्टिव है 265। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे परम सिद्धि, परम गंगा और प्रत्युष क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, परम सिद्धि, परम गंगा और प्रत्युष क्या है, सुपर कंप्यूटर। हाल ही में जारी सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग में शीर्ष 500 में से भारत के 3 सुपर कंप्यूटर ने ही जगह बनाई है। ठीक है, भारत का कोई भी सुपर कंप्यूटर शीर्ष 100 में जगह नहीं बना पाया है, शीर्ष 500 में जगह बनाई है। किसने, परम सिद्धि, परम गंगा और प्रत्युष, इन 3 सुपर कंप्यूटर ने जगह बनाई। इनकी आपको जो क्षमता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। पेटाफ्लॉप परम सिद्धि की 5.27 पेटाफ्लॉप है, परम गंगा की 1.66 है। ओके, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो अभी है वो अमेरिका का फ्रंटियर है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, अमेरिका का फ्रंटियर। इससे पहले जापान का फोगोकू था, लेकिन अब जो है अमेरिका का फ्रंटियर है, 1685 पेटाफ्लॉप। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन भारत सरकार ने 2015 में शुरू किया था। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ठीक है, इसे उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे, भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट, IIS और फ्रांस ISC बेंगलोर द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। किसके तहत ये योजना संचालित की जा रही है, MIT और DST के तहत। और इसे कार्यान्वित कौन कर रहा है, एग्जीक्यूट करने का काम कौन कर रहा है, CDEC और IISc बेंगलोर। ठीक है, CDEC पुणे, IISc बेंगलोर, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है, 70 से अधिक उच्च यानी हाई क्वालिटी के सुपर कंप्यूटर बनाना, एक विशाल संपूर्ण कंप्यूटिंग ग्रिड की स्थापना करना, देश के राष्ट्रीय शैक्षणिक और R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थानों को सशक्त बनाना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ती हूँ कि क्यों ऑप्शन पढ़ के टाइम वेस्ट करूँ, ऑप्शन पढ़ना आपका काम रहता है। ठीक है, आप बिना ऑप्शन पढ़े क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, क्योंकि जिसने ये गलती की उसका आंसर हमेशा गलत होगा। सारे ऑप्शन पहले अच्छे से पढ़ने हैं, फिर उनका आंसर देना है। तो हाल ही में ये बन्नी ग्रासलैंड चर्चा में क्यों रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। अभी बान घोषणा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गुजरात वन विभाग आने वाले वर्ष में 10,000 हेक्टेयर बन्नी घास के मैदानों को बहाल करेगा। तो बान जर्मनी की जो घोषणा है जलवायु परिवर्तन संबंधित है। आर्द्र भूमि, बेचलैंड और घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं बन्नी में, तो इनमें 10,000 हेक्टेयर बन्नी घास के मैदानों को गुजरात सरकार फिर से बहाल करेगी। बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व जो है गुजरात के कच्छ के रण के पास स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है, एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है बन्नी ग्रासलैंड। इसके अंतर्गत गुजरात का 45% चारागाह क्षेत्र आता है, 45% चारागाह क्षेत्र आता है। बन्नी में 2 पारिस्थितिक तंत्र हैं, आर्द्र भूमि या वेटलैंड भी पाई जाती है और घास के मैदान भी पाए जाते हैं। 2 इकोसिस्टम साथ साथ, वेटलैंड्स और ग्रासलैंड्स दोनों साथ साथ। मालधारी यहाँ रहने वाला एक आदिवासी चरवाहा समुदाय। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मालधारी आदिवासी चरवाहा समुदाय कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन होंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नागालैंड।
अगर आपने पढ़ा तो अब बता देंगे, गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, मालधारी। बान घोषणा क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बान घोषणा जो है जर्मन सरकार और IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, एक वैश्विक प्रयास है। यह IUCN और जर्मन सरकार का एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत 2020 तक दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत एवं बंजर भूमि, यानी ऐसी भूमि जहाँ पर वन नहीं है, जो बंजर है, उपजाऊ नहीं है, और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनस्पतियाँ उगाई जाएंगी। 2020 तक उन्होंने 150 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य रखा था। 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर पर उन्होंने वनस्पतियाँ उगाने का लक्ष्य रखा था। 2014 में UN शिखर सम्मेलन में न्यूयॉर्क घोषणा द्वारा इसका समर्थन किया गया था। पेरिस में UNFCCC, दोस्तों कहीं कहीं डबल सी गलती से लिख देते, UNFCCC होता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। UNFCCC पार्टियों का कोप जो 2015 के सम्मेलन में जो हुआ था, 2015 में कोप हुआ था, तो भारत स्वैच्छिक बांध चैलेंज प्रतियोगिता में शामिल हो गया था खुद से, कि हम भी अपनी बंजर भूमि को वनस्पतियों से हरा भरा करेंगे। भारत ने 13 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत बंजर भूमि पर 2020 तक, ये वैश्विक लक्ष्य था। 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर, 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर जर्मन का, ठीक है। भारत का क्या लक्ष्य था? 2020 तक 8 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक, इन्होंने लक्ष्य लिखना ये भूल गए, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो रही है। 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर पर वनस्पति उगाएंगे और 2030 तक 8 मिलियन हेक्टेयर, इससे ज़्यादा, यानी 13 और 8 कितने हो गए? 21 हो गए। तो 21-22 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर ये वनस्पति उगाने के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। आई होप क्लियर हुआ होगा। जर्मन सरकार ने, IUCN ने क्या लक्ष्य रखा था कि 2020 तक हम 150 मिलियन हेक्टेयर पर, 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर पर वनस्पतियाँ उगाएंगे। लेकिन भारत सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है? हम 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर पर और 2030 तक उसमें 8 और ऐड करके, यानी 21 मिलियन हेक्टेयर पर क्या वनस्पतियों को हम उगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बिस्फेनॉल निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? बिस्फेनॉल किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में संरचनात्मक मुख्य घटक है? तो बिस्फेनॉल के बारे में बताएंगे और उसमें बताएंगे किसके प्लास्टिक के उत्पादन का मुख्य घटक। ऑप्शन आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बिस्फेनॉल क्या है? एक रसायन है जो सबसे सरल और सबसे प्रसिद्ध बिस्फेनॉल में से एक है। ये बिस्फेनॉल ये है, ठीक है। इसकी कई श्रेणियाँ होती हैं। यह फेनॉल और एसीटोन के संघनन से बना होता है। मुख्य रूप से पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक होती है और एपॉक्सी रेजिन होती है, उसके उत्पादन में बिस्फेनॉल ए का यूज किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के कुछ खाद्य एवं पैकेजिंग में यूज सहित कई अनुप्रयोग हैं, जैसे पानी की बोतलें बनाना, कॉम्पैक्ट डेस्क, प्रभाव प्रतिरोधी सुरक्षा उपकरण, चिकित्सा उपकरण इत्यादि। एपॉक्सी रेजिन का उपयोग खाद्य पदार्थों के डिब्बे, बोतल के टॉप और पानी की आपूर्ति पाइप, धातु उत्पादों को कोट करने हेतु लाख के रूप में किया जाता है, ठीक है। इन दोनों का यूज हो गया। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। इसका यूज होता है कॉम्पैक्ट डिस्क में, पानी की बोतल में, चिकित्सा उपकरण में। और एपॉक्सी रेजिन का यूज होता है धातु के उत्पाद, बोतल के टॉप और पानी की आपूर्ति पाइप में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो हाल ही में औपचारिक अनौपचारिक वित्तीय सेवाओं एवं डिजिटल भुगतान पर विश्व बैंक ने द ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट जारी की। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम जा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के रूप में, यानी कि IBRD के रूप में, इंटरनेशनल बैंक ऑन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, के रूप में 1944 में ये स्थापित हुआ था अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक और IMF दोनों की स्थापना हुई थी, इसलिए इनको हम ब्रेटन वुड्स जुड़वाई बोल लेते। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिया। मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है,
डीसी मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 सदस्य देश हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले IMF का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ठीक है, IFC सदस्य बनना अनिवार्य होता है ना। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था और कई संस्थाओं का समूह है। विश्व बैंक में 5 संस्थाएं शामिल होती हैं। विश्व बैंक समूह आपसे पूछ लिया जाए कितनी संस्थाओं से मिलकर बना है? 5 से। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ICSID निवेश विवादों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट और इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, ये निवेश संबंधी जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए ये आपको फुल फॉर्म में इसलिए बोल दी ताकि आपको थोड़े से याद हो जाए। हालांकि एक बार में याद होना संभव नहीं है, लेकिन जब बार बार चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि करंट हमेशा सामने रहता है तो कई बार चीज़ें आएंगी तो आपको याद हो जाए, इसलिए मैं बोलती नहीं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। फुल फॉर्म बनाना भी सीखें थोड़ा, मीनिंग अगर इंग्लिश ठीक ठाक है तो। बहुपक्षीय मीन्स मल्टीलेटरल, निवेश मीन्स इन्वेस्टमेंट, गारंटी जी एजेंसी ए। ठीक है, हो गया सबके फुल फॉर्म। तो विश्व बैंक समूह 5 संस्थाओं से मिलकर बना है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेदांत की विशिष्टा द्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? वेदांत की विशिष्टा द्वैत उपशाखा के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? ये आपका हिस्ट्री का प्रश्न हो गया। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, ये वर्तमान में चर्चा में है तो यही पेपर में पूछ लिया जाएगा। समझ रहे? तो जो चर्चा में होता है वही पूछा जाएगा। तो वेदांत की हाल ही में चर्चा में ये हम बताएं आपको। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस यानी शांति की मूर्ति यानी प्रतिमा का अनावरण किया। स्वामी रामानुजाचार्य का जन्म पेरम्बलूर तमिलनाडु में हुआ था। वो विशिष्टा द्वैत की उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक थे। ठीक है, हुआ क्लियर? उन्होंने भक्ति आंदोलन को क्या किया था? पुनर्जीवित किया था। किसने? स्वामी रामानुजाचार्य ने। उनके उपदेशों ने अनेक भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया। अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर, मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है। विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शन की एक अद्वैतवादी परंपरा है। अद्वैत का मतलब होता है एक ही ब्रह्म, 2 ब्रह्म नहीं है। एक ही ब्रह्म की अवधारणा होती है अद्वैतवादी, दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ एक है। इसके अनुसार सर्वगुण संपन्न परम सत्ता अद्वैतवाद है, जिसमें मात्र ब्रह्म का अस्तित्व माना जाता है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति विविध रूपों में होती है। रामानुज के सबसे महत्वपूर्ण लेखन में वेदांत सूत्र पर उनकी टिप्पणी श्री भाष्य और भगवद गीता पर उनकी टिप्पणी गीता भाष्य शामिल है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि वेदांत सूत्र पर रामानुज की कौन सी टिप्पणी लिखी गई है? तो वो श्री भाष्य लिखी गई है, और भगवद गीता पर जो टिप्पणी लिखी है वो गीता भाष्य लिखी गई है। पूछ सकते हैं गीता भाष्य की पर टिप्पणी किसने की है? भगवद गीता पर गीता भाष्य नामक टिप्पणी की है रामानुजाचार्य ने। तो हो गया आपको क्लियर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। खर्ची पूजा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? खर्ची पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा से संबंधित है, हाल ही में मनाया गया इसलिए चर्चा में रहा है। मोदी ने क्या किया है, लोगों को खर्ची पूजा की शुरुआत पर बधाई दी है, और त्रिपुरा में ये मनाया जाता है, भूमि की पूजा की जाती है इसमें। यह उत्सव हिंदू जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। पूछें कितने देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो 14 की। भगवान शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अवाधि, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव, हिमाद्री। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रश्न कैसे बनते हैं। शिव जी से परिचित हैं आप, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा सभी से परिचित है, चंद्रमा से परिचित है, अग्नि से परिचित है, कामदेव से परिचित है। अब यहाँ परिचित नहीं है तो आबादी से, क्योंकि गंगा को आप नदी में रखते, साथ देवी देवता में ना रखते हो, गंगा हिमाद्री। तो क्वेश्चन बनेंगे तो आबादी से बनेंगे, हिमाद्री से बनेंगे, गंगा, कामदेव वगैरह से बनेंगे। समझ रहे? जिन चीज़ों पे हम गौर नहीं करते वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्नों की प्रकृति को समझना है कि प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो ये आपका डीपीएसपी जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत डाउन है आज। तो भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी के बारे में बताया गया है ना। तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। इनकी अवधारणा हमने हमारे संविधान से ली है। ये देश के सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं, अवसरों में असमानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में चर्चित स्थल ओडिशा बंदरगाह खार के लूतस्क किस देश में स्थित है ना। ओडिशा बंदरगाह ओडिशा है, उड़ीसा नहीं है, ध्यान से। खार्किव लूतस्क ये यूक्रेन में संबंधित है, क्योंकि रूस यूक्रेन की तो हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, तो वो उसके आसपास की जितनी भी लोकेशन है आपको पता ही होना चाहिए। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, ये बताइए कि जो ब्लैक सागर है, काला सागर है और एजोव सागर, उन दोनों के बीच कौन सी जल संधि पाई जाती है। ये आपके लिए प्रश्न है। अगर आप सब लोग लेक्चर देख रहे हैं तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, और आपने जवाब नहीं दिया तो मैं समझूँ कि आपने लेक्चर देखा ही नहीं। ठीक है, तो हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है, विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर जी भारत के, वो रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ यूक्रेन मुद्दे पर उन्होंने चर्चा की है। ओडिशा बंदरगाह खार्किव और लूतस्क यूक्रेन के क्षेत्र हैं जो युद्ध की वजह से चर्चा में रहे। ओडिशा बंदरगाह ब्लैक सी काले सागर पर स्थित है, जो यूक्रेन का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अब तो और इम्पोर्टेंट हो गया, काला सागर पर स्थित है। काला सागर के ऊपर कितने कौन कौन सागर है, उसमें जल संधि, और काला सागर के नीचे जैसे कि मरमरा सागर हो गया है ना, तो उसमें कौन सी जल संधि पड़ती है, बासफोरस सागर हो गया। तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर ITER का निर्माण किया जा रहा है। ITER का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, देखते हैं। ITER का पहले पूर्ण फॉर्म देखेंगे हम, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। यह क्या है, एक प्रैक्टिकल टोकामाक परमाणु संचलन रिएक्टर है, जिसे दक्षिणी फ्रांस में बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा चुंबकीय परिशोधन प्लाज्मा भौतिकी प्रयोग होगा। यह परियोजना 7 सदस्यों भारत भी इसमें शामिल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत, जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, सारे देश इसमें एशिया के, अमेरिका को छोड़कर। ठीक है, भारत, जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और एक संघ है, वो है यूरोपीय संघ। ये मिलकर ITER को संचालित कर रहा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा चुंबकीय परिशोधन प्लाज्मा भौतिकी प्रयोग है। ITER का लक्ष्य क्या है, ITER का लक्ष्य है संलयन ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी व्यवहार्यता में सहायता करना। ठीक है, ITER विश्व का सबसे बड़ा टोकामाक होगा, जो संलयन ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए तैयार की गई एक प्रायोगिक मशीन है। दोस्तों, जब हम देखा जाता है कि जो विखंडन ऊर्जा है उसको तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन संलयन ऊर्जा को कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है, तो उसी के लिए ITER प्रयोगशाला रिएक्टर बनाया जा रहा है। ओके, तो नाभिक की संलयन के बारे में हम देखेंगे। जब दो हल्के नाभिक, संलयन में होता है मिलना, जुड़ना, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो उसे हम संलयन कहते हैं। संलयन द्वारा बनाया गया नाभिक पहले नाभिक की तुलना में भारी होता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। संलयन अपक्रिया हाइड्रोजन के 2 समस्थानिकों के बाद होने वाली अपक्रिया है। सूर्य जो ऊर्जा का स्रोत है उसके अंदर यही कारण है कि उसमें हाइड्रोजन का संलयन होता है। ठीक है, संलयन ही कारण है सूर्य की ऊर्जा का। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो देखते हैं कौन जारी करता है इसको। हाल ही में विशेष नामांकन अभियान चलाया गया है, मीन्स स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो। आओ स्कूल चलें के तहत कश्मीरी स्कूलों में नामांकन में 19.02% की वृद्धि देखी गई है। तो आओ स्कूल चले अभियान क्या है, नामांकन बढ़ाने के लिए है। और नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स कौन जारी करता है,
नीति आयोग 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में जो प्राइमरी और मीडियम दोनों स्तरों पर शुद्ध नामांकन अनुपात सबसे कम पाया गया था। नीति आयोग की जो 2019 में स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स आया था, उसमें ये पाया गया कि जम्मू कश्मीर के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें प्राइमरी लेवल पर और मीडियम लेवल पर शुद्ध नामांकन बहुत कम है। ठीक है, यानी सबसे कम है देश में। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के बारे में। इसको नीति आयोग द्वारा स्कूली शिक्षा क्षेत्र में जितने भी स्टेट हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय, विश्व बैंक और क्षेत्र के विशेषज्ञों जैसे प्रमुख हितधारकों सहित एक सहयोगी प्रक्रिया के जरिए विकसित किया गया है। 30 महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं इनमें, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वितरण का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसका संबंध ओजोन क्षरण के समाधान से है? बताइए आप, अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा है तो मॉन्ट्रियल, रामसर, क्योटो, बार्न सम्मेलन। किसका संबंध है? तो मॉन्ट्रियल का संबंध है। रामसर वेटलैंड से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, बार्न सम्मेलन जो डिजर्ट बंजर भूमि होती है उसके विकास से संबंधित है। तो किसका संबंध है यहाँ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी के आगे देखते हैं विस्तार से। हाल ही में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विशाल ओजोन छिद्र खोजा गया है, इसलिए चर्चा में है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में एक विशाल ओजोन छिद्र खोजा गया है। पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो धरती के वातावरण को चारों ओर से घेरे रहे हुए है। इसकी वजह से सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रे होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो धरती तक नहीं आ पाती हैं। ओजोन भी दो प्रकार की होती है, अच्छी ओजोन और बुरी ओजोन। ठीक है, जो ऊपर पाई जाती है वो अच्छी ओजोन होती है, जो थोड़े से कम ऊंचाई पर पाई जाती है वो बुरी ओजोन होती है। अच्छी ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। ओजोन क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। जब किसी क्षेत्र में ओजोन को होने वाला नुकसान सामान्य वातावरण की तुलना में 25% अधिक हो जाता है तो ओजोन छिद्र कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अंटार्कटिका में दिखने वाला ओजोन छिद्र हर साल बसंत ऋतु में बनता है। यहाँ ट्रॉपिक्स में यह छिद्र पूरे साल नजर आता है। ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन हो गया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाधान के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? सबसे पहला प्रयास था वियना सम्मेलन 1985, जो विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ था। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है 1987 में। ठीक है, इसमें क्या है, 97 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 1989 में लागू हो गया था। अगला जो समझौता हुआ वो 2016 में हुआ, किगाली समझौता। कौन सा है? किगाली। ये भी ओजोन से संबंधित है। तो वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता। किगाली हुआ था 2016 में, वियना 1985, मॉन्ट्रियल 1987, किगाली समझौता हुआ था आपका 2016 में। ये तीनों ही ओजोन से रिलेटेड है। ओके, क्लियर हुआ आपको? ये पर्यावरण के प्रश्न हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं द्वारा AISC बेंगलुरु में स्थित है विकसित आर्यभट्ट वन क्या है? तो आर्यभट्ट वन के बारे में हम देखते हैं। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट वन नामक एनालॉग चिपसेट बनाई है। ये चिपसेट है, एक एनालॉग चिपसेट। ठीक है, आर्यभट्ट के फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। एनालॉग रिकन्फिगरेबल टेक्नोलॉजी एंड व्यास स्केलेबल हार्डवेयर फॉर AI टास्क। ठीक है, चिपसेट पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन तेजी से काम कर सकते हैं। किसने बनाया? IISc बेंगलुरु बनाया है। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में उपयोग की जाने वाले डिजिटल प्रोसेसर की तुलना में कम बिजली का यह यूज करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एप्लीकेशन जैसे एलेक्सा सहित ऑब्जेक्ट स्पीच रिकॉग्निशन ऐप के लिए लाभदायक हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय की पहल है? PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो आवास और शहरी यानी केंद्रीय आवास शहरी विकास मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया है। हाल ही में शिक्षा में क्यों रही है? इस योजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव स्वनिधि महोत्सव मनाया गया है। PM स्वनिधि योजना जो है जिसे PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की योजना है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होता है, जो रेहड़ी या ठेले वाले होते हैं,
जो हमारे यहाँ मोहल्लों में गलियों में सब्जी वगैरह बेचते हैं, अन्य कई सारी चीज़ें बेचते हैं, ठेले और रेहड़ी पटरी वाले और छोटे दुकानदार, तो उनको बिना जमानत के 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है पीएम स्वनिधि योजना के तहत। यदि लाभार्थी लिए गए ऋण का भुगतान समय पर करते हैं तो उन्हें 7% वार्षिक की ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। इस योजना को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाता है। पूंजी जो ली जाती है 10,000 की 1 वर्ष में आप चुका सकते हैं। विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से भी अपना ऋण दे सकते हैं। अगर आप एक साथ नहीं दे सकते तो किस्त के हिसाब से भी दे सकते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल बैंकों को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका इकोनॉमी का प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, 5वीं छठी अनुसूची किससे संबंधित है? आयोग का अपनी पॉलिटी में इतना सब कुछ पढ़ा होगा। 5वीं छठी अनुसूची जो अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा से संबंधित है। विस्तार से देख लेते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, संविधान की 5वीं छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा से संबंधित प्रावधान सबको पता है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति अपने आदेश से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, वर्तमान में 5वीं अनुसूची 10 राज्यों के आदिवासी इलाकों में लागू है। आपसे ये भी पूछ लें कि 5वीं अनुसूची कितने राज्यों में लागू है, तो ये 10 राज्यों में लागू है। 5वीं अनुसूची के तहत क्या होता है, जनजाति सलाहकार परिषद की सिफारिशों पर राज्यपाल फैसले लेते हैं। इस तरह से जल जंगल जमीन पर जनजातियों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पेशा कानून भी लाया गया। पेशा कानून किस अधिनियम के तहत लाया, किस अनुसूची के तहत? 5वीं अनुसूची के तहत 1996 में लाया गया था ये पेशा कानून, भूरिया समिति की सिफारिश पर। ठीक है, पेशा का प्रबंध होता है प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, पंचायतों के जो प्रावधान उनका विस्तार अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में करना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं छठी अनुसूची। यह देश के 4 राज्यों में लागू है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, असम एटीएम में मनी, एटीएम में क्या है? मनी। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, देखते हैं हम जनजातीय आबादी के अधिकार रक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से इन क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान की गई है। यानी अनुसूची 6 के तहत स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की जाती है और आने वाले क्षेत्रों में संबंध कानून बनाने का भी अधिकार होता है। इस परिषद के तहत जितने भी अधिकार क्षेत्र आते हैं वो उनमें कानून बना सकती है। भूमि, जंगल, खेती, विरासत, आदिवासियों के स्वदेशी रीति रिवाजों, परंपराओं से संबंधित कानून, भूमि राजस्व को चंद करों इकट्ठा करने का भी इनको अधिकार प्राप्त होता है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग उप वर्गीकरण की जांच से कौन सा आयोग संबंधित है? तो गाडगिल समिति पश्चिमी घाट से संबंधित है। कस्तूररंगन आयोग नई शिक्षा नीति संबंधित है। जी रोहिणी आयोग ये ओबीसी के उप वर्गीकरण से संबंधित है। कालेलकर आयोग भी ओबीसी से ही संबंधित है, लेकिन उप वर्गीकरण से जी रोहिणी आयोग। ठीक है, तो हम देखते हैं हाल ही में क्या हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग को ओबीसी के उप वर्गीकरण की जांच करने के लिए कार्यकाल का विस्तार किया है। ओबीसी में भी कई उप वर्गीकरण होते, कई जाति होती, तो उनका वर्गीकरण किया जाएगा, कौन किस लेवल पर समृद्ध है, नहीं है। ठीक है, 2015 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की थी कि ओबीसी को अत्यंत पिछड़े वर्गों और अधिक पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों में बांटा जाना चाहिए। 3 कैटेगरी इनकी बना दो, जो अत्यंत पिछड़े हैं, थोड़े पिछड़े हैं और अधिक पिछड़े हैं। ठीक है, इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के अनुमोदन से आयोग का गठन किया गया, रोहिणी आयोग। 2021 में आयोग ने ओबीसी को 4 उप श्रेणियों में विभाजित करने तथा 27% आरक्षण को क्रमशः 2, 6, 9 और 10% में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया। यानी जो अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं, अधिक पिछड़े हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको 2 से 9, 10% में इस 27% आरक्षण को बांटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का भाग है। ऐसी इंटेंजिबल
थिंग्स आर्ट को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जाता है, तो उसके अंतर्गत कौन सा इसमें शामिल है, उसने ये पूछा है। हाल ही में भारत को 4 साल के लिए, नोट पॉइंट टू बी नोटेड में लॉट, 4 साल के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 कन्वेंशन के अंतर सरकारी पैनल के सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 38 मूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं और 13 अमूर्त इन्हें छुआ नहीं जा सकता। जैसे कोई आर्ट हो गई, किसी की कला हो गई। मान लीजिए आप किसी चीज़ को बनाने में सिद्धहस्त है, लेकिन वो आपके अंदर ही कला है ना, उसको कुछ छू नहीं सकता। कुछ चीज़ें इंटेंजिबल होती हैं, उन्हें ही अमूर्त बोला जाता है। ठीक है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में वैदिक जप की परंपरा है, रामलीला, कुटियाट्टम, रामवन, गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहार, मुदेट्टू केरल का नृत्य नाटक, कालबेलिया, छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध जप, मणिपुर का संकीर्तन, पंजाब की ठटेरा द्वारा बनाए जाने वाले पीतल, योग, नवरोज और कुंभ मेला। जी अमूर्त विरासत है, 13 है। ठीक है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, यह अमूर्त विरासत का भाग नहीं है। ओके। हम छऊ नृत्य के बारे में देख लेते हैं। छऊ नृत्य क्या है? एक मुखौटा नृत्य है, मुखौटा पहनकर किया जाता है। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आदिवासियों का मार्शल डांस है ये। छऊ अपनी ताकत और जीवटता के लिए जाना जाता है। इसमें 3 उप प्रकार है, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और शेरी केला छऊ। ठीक है। कालबेलिया नृत्य के बारे में हम जान लेते हैं। यह राजस्थान की कालबेलिया जनजाति की पारंपरिक शैली की अभिव्यक्ति है। कालबेलिया जनजाति राजस्थान की है और केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं और संगीत प्रदान करते हैं, नृत्य केवल महिलाएं करती हैं। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे बहिष्कृत हितधारणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बहिष्कृत हितधारणी सभा का गठन बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा किया गया था। ठीक है। हाल ही में चर्चा में क्यों? क्योंकि अम्बेडकर जी से जुड़े 2 स्थानों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा। अम्बेडकर जी का जन्म, भारतीय संविधान के जनक हैं ये, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के हिंदू महार जाति में हुआ था, महू, इंदौर में। ठीक है। समाज में भारी भेदभाव का इनको सामना करना पड़ा। बाकी इनको इतना शोषण का शिकार हुआ, इतना भेदभाव, फिर भी वो व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर पहुंचा। उन्होंने सोच लिया था कि समाज में बदलाव लाना है। उनका योगदान ही है कि आज हम अपने अधिकारों के प्रति हर व्यक्ति सजग है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, कुछ अपवादों को छोड़कर। लेकिन काफ़ी सुधार तो हुआ है और आई होप आगे भी बहुत सुधार होगा। कम से कम हम लोगों का तो ये दायित्व होना ही चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे, हमने संविधान को पढ़ा है। अगर हम भी वैसा ही व्यवहार करते जो प्राचीन समय में होता आता है, तो हमारे पढ़े लिखे होने पर हमको शर्म आनी चाहिए। देखते हैं इसमें समाज में इनको भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। 1923 में इन्होंने बहिष्कृत हितधारणी सभा की क्या की थी? स्थापना की थी, जो दलितों के बीच शिक्षा संस्कृति के प्रचार के लिए कार्य करती थी। अम्बेडकर जी ने हर बार लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, 30, 31, 32। 1932 में गांधी जी के साथ उन्होंने पुनः समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1990 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कुछ इनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं। मूक नायक समाचार पत्र है इनका। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स इनकी रचनाएं। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये आपको बताना है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं होगा। तो FAO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। FAO अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन है और ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और WHO द्वारा संयुक्त रूप से विश्व में खाद्य सुरक्षा पोषण स्तर रिपोर्ट जारी की जाती है। सब मिलकर करते जा रहे हैं इसको। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च अल्प पोषण है, नहीं लगभग जनसंख्या के 16% लोग हाई लेवल पर अल्प पोषण के शिकार हैं। दुर्बलता 17% है, नाटापन 31% है, विशिष्ट स्तनपान अभ्यास केवल 58% है।
मीन्स 58% महिलाएं ही हैं जो अपने बच्चों को फीडिंग कराती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं FAO के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। ठीक है, 1945 में स्थापना हुई थी। रोम इटली में हेडक्वार्टर है। रोम इटली की लोकेशन आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में जाकर, इटली के आसपास क्या क्या कौन सी सीमा है, कोई सागर, पहाड़ी, ज्वालामुखी वगैरह। ठीक है, FAO की स्थापना की वर्षगांठ मनाई गई है के लिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाते हैं, खाद्य सुरक्षा दिवस। प्रमुख प्रकाशन कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है FAO? तो विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट, कृषि जिन्स बाजार की स्थिति रिपोर्ट, सोको और विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक को ये जारी करता है। मानगढ़ पहाड़ी जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाने का प्रस्ताव है, किस राज्य में स्थित है, ये आपको बतानी है। कौन सी? मानगढ़ पहाड़ी। तबियत तो ठीक नहीं है, सर्दी है आज मुझे। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय को पत्र सौंपा। मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान गुजरात की सीमा पर अरावली पहाड़ियों में। कहाँ है? मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान गुजरात की सीमा पर अरावली पहाड़ियों में बांसवाड़ा जिले में स्थित है। आदिवासी विद्रोह स्थल है जहाँ 1500 से अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का नरसंहार हुआ था। इस स्थान को आदिवासी जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा राजस्थान को इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने संशोधित की है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो PT उषा को पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। PT उषा हाल ही में चर्चा में क्यों रही है? उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। ठीक है, उनका पूरा नाम है पिलाबुलु कंडी थेका पराम्बिल उषा। PT उषा जन्म केरल के कोझिकोड में हुआ था। भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है उनको। संगीतकार इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और B विजेंद्र प्रसाद को भी राज्यसभा में मनोनीत किया गया। इन 4 लोगों को, PT उषा, संगीतकार इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े, B विजेंद्र प्रसाद को भी अभी राज्यसभा में क्या किया गया है? मनोनीत किया गया। आपको बता दें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय को 12 लोगों को मनोनीत करने की अधिकारता प्राप्त है। अब आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत वो मनोनयन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रथ यात्रा उत्सव संबंधित है। तो रथ यात्रा उड़ीसा का पर्व है और तीनों भगवान जो होते हैं, भगवान कृष्ण, देवी सुभद्रा, भगवान बलभद्र, तीनों की झांकियां निकाली जाती हैं इसमें। हाल ही में पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा संपन्न हुई है, शुरू हुई है। और पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम, बहन सुभद्रा, तीनों का रथ निकलता है साथ में। एक वार्षिक त्यौहार है ये और पारंपरिक त्यौहार भी है। इसका 9 दिनों तक आयोजन चलता है। इस यात्रा का जो वापसी महोत्सव है उसको बौद्ध यात्रा बोलते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, जबकि देवी सुभद्रा का रथ सबसे छोटा होता है। जब उनकी वापसी होती है यात्रा की तो उसको बौद्ध यात्रा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में भारत की तरफ से G20 के लिए शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? शेरपा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस मीटिंग की पूरी मैनेजमेंट को देखता है, किससे बात करनी, क्या बात करनी, कैसे क्या व्यवस्था रखनी है, तो उसको शेरपा बोला जाता है। तो G20 की जो 2023 में भारत में मीटिंग होने वाली है उसके लिए शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो शेरपा नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत जी को। ठीक है, नीति आयोग के जो पूर्व CEO है। वर्तमान CEO कौन है नीति आयोग के? चलिए बताइए, वर्तमान CEO कौन है नीति आयोग के? हाल ही में चेंज हुई, आपको पता होना चाहिए। तो G20 के लिए उन्हें शेरपा बनाया गया अमिताभ कांत को। G20 विश्व के 20 देशों का समूह है। इसमें 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय संघ एक साथ होता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्ष के रूप में इस अंतर्राष्ट्रीय निकाय का संचालन करेगा, जिसमें आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया जाएगा। G20 दुनिया की उन्नत और बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। G20 2022 में जो सम्मेलन हो रहा है वो इंडोनेशिया बाली में होगा। 2023 में भारत में होगा। न्यू दिल्ली या कश्मीर कहीं भी हो सकता है, अभी भारत सरकार का प्लान है। ठीक है, भितरकनिका मैंग्रोव वन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भितरकनिका आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम। भितरकनिका मैंग्रोव वन जो है उड़ीसा राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की मैंग्रोव परिक्षेत्र है। ब्राह्मणी और बैतरणी नदी पूछ लेंगे। भितरकनिका जो मैंग्रोव क्षेत्र है किन नदियों के बीच है?
तो ये ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी के बीच में फैला हुआ है। मैंग्रोव केवल उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों के भीतर आर्द्रता युक्त तटरेखाओं के साथ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केवल उष्णकटिबंधीय और या उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों के भीतर। ये बेहद कम तापमान का सामना नहीं कर सकते, एक एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है। ये नमकीन मिट्टी में समुद्र के तटों पर वहाँ भी जड़ें जमा सकते हैं जहाँ ज्वार की पहुँच हो। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण रामसर आर्द्र भूमि में से एक है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में ये सूचीबद्ध भी है। ठीक है। कौन सा देश वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट सूचकांक 2022 में शीर्ष पर है? तो वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करता है IMD। ठीक है। इसने हाल ही में 2022 का सूचकांक जारी किया है। डेनमार्क 63 देशों की सूची में फर्स्ट रहा है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क फर्स्ट रहा है। और भारत जो है एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि की है, 43वें से 37 स्थान पर पहुंच गया, जिसका मुख्य कारण आर्थिक प्रदर्शन में वृद्धि हुई है। यह सूचकांक 4 कारकों पर आधारित है: आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यापार दक्षता, आधारभूत संरचना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में सही नहीं है? भारत के नागरिकों बिल्कुल सही है। 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, गलत, क्योंकि 35 वर्ष की आयु है। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं, सही है। लाभ के पद पर ना हो, ये भी सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। हाल ही में क्या हुआ है, 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र प्रारंभ होने के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 58 में वर्णन है। आपसे पूछ लेंगे कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में बतलाता है? तो अनुच्छेद 58 भाग 5। क्या क्या योग्यता है? भारत का नागरिक होना चाहिए, फर्स्ट, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कौन सा पद लाभ का होगा, कौन सा नहीं होगा। जितने मंत्री सांसद वगैरह होता है उनको लाभ के पद की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है राज्य का प्रमुख होता है। राज्य मीन्स होता है हेड ऑफ स्टेट, पूरा भारत राज्य। यह राज्य का मतलब किसी MP, UP, बिहार से नहीं है, नागालैंड से नहीं है, जम्मू कश्मीर से नहीं है, तमिलनाडु कर्नाटक से नहीं है। राज्य का मतलब संपूर्ण देश से है, संप्रभु राष्ट्र से। ठीक है। भारत के पहले नागरिक होते हैं राष्ट्रपति महोदय और राष्ट्र की एकजुटता अखंडता के प्रतीक होते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में विस्तार से देखेंगे हम। 1989 में क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की तत्कालीन शासी परिषद द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और विश्व जनसंख्या दिवस 2022 का विषय क्या है? 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। ठीक है। ये इसकी थीम है। तो 8 बिलियन की दुनिया आप याद रखेंगे। यह दिन पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 देशों में एक साथ मनाया गया था। सबसे पहले 1990 में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? बताइए, आपने संविधान पढ़ा हो तो। शराब का निषेध, काम करने का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, सूचना का अधिकार। कौन सा निषेध तत्व नहीं है? रिकॉल कीजिए, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल 91A के तहत यह मूल अधिकार है। ओके। तो ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। भारत के संविधान के भाग 4 36 51 में DPSP का वर्णन है। 39 पुरुषों महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, 41 काम करने का अधिकार, 47 नशीले पेय, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने के बारे में बात की गई है। सूचना का अधिकार जो है RTA 2005 एक अधिनियम है, मूल अधिकार की श्रेणी में आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है। देखते हैं हम, हाल ही में एंथ्रेक्स बीमारी किस राज्य में पाए गए? एंथ्रेक्स बीमारी के जो मामले हैं किस राज्य में पाए गए हैं? तो एंथ्रेक्स के जो मामले हैं हाल ही में वो केरल के त्रिशूर में पाए गए हैं। यह बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया के कारण होने वाली गंभीर संक्रामक बीमारी है। वहाँ के दक्षिणी राज्यों में पाई जाती है। एंथ्रेक्स के बारे में हम देखते हैं, यह बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया का कारण होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया, इसे
मेलिग्रेंट पस्ट्यूल या बूल साटर रोग के नाम से जानते हैं। यह बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से मिट्टी में मिलता है। WHO के अनुसार यह शाकाहारी जीवों की बीमारी है। तो एंथ्रेक्स किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? बूल साटर या मेलिग्रेंट पस्ट्यूल। यह प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाया जाता है। WHO के अनुसार यह शाकाहारी जीवों की बीमारी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैकमोहन रेखा किसके बीच में पाई जाती है, किसको परिभाषित करती है? तो वो है आपकी भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा पाई जाती है। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। 1914 में ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत यह अस्तित्व में आई थी। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनकी समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी। और रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का क्या करती है? निर्धारण करती है। ठीक है, किस देश की सीमा काला सागर से स्पर्श नहीं करती है? बताएं। रोमानिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया, सर्बिया। बताइए, अगर आपने मैप देखा होगा या अभी मैप रख के बैठे होंगे तो जरूर बताएंगे कि किसकी सीमा स्पर्श नहीं करती है। हाल ही में रूस यूक्रेन की वजह से काला सागर बहुत चर्चा में रहा है। काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है, जो कच्छ जलडमरू द्वारा अरब सागर जुड़ा। मैंने अभी पूछा था ऊपर आपसे कि काला सागर और अरब सागर के बीच कौन सी जल संधि है, तो वो है आपका कर्च स्टेट। ठीक है, काला सागर के सीमावर्ती देश हैं रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको काला सागर को जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तो कौन कौन से देश हैं इसमें? यूक्रेन है, रोमानिया है, सोफिया है, टर्की है, ठीक है, जॉर्जिया है और रूस और बुल्गारिया। ठीक है, ये सारे देश इससे संबंधित हैं, सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के बारे में हम देखेंगे। हाल ही में चर्चा में क्यों है? हाल ही में पशुपालन डेयरी मंत्री ने नई दिल्ली में भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में 2022 में। विश्व पशु स्वास्थ्य का सम्मेलन वन हेल्थ दृष्टिकोण पर आधारित है। वन हेल्थ का मतलब होता है सभी की हेल्थ को दृष्टिकोण रखें, चाहे पशु मानव हो, किसी की भी हेल्थ हो, वन हेल्थ का दृष्टिकोण होता है। लोगों का स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य हमारे साझा पर्यावरण के निकटता से जुड़ा है। WHO ने वन हेल्थ दृष्टिकोण से संबंधित 117 बीमारियों को अधिसूचित किया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में हम देखते हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जो है अंतर सरकारी संगठन है, पशुओं के स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है। 2018 तक संगठन में भारत सहित 142 सदस्य देश शामिल थे। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स। बताओ, वाइपो जारी करता है इसको, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। पिछले कई वर्षों से वैश्विक नवाचार सूचकांक GII की रैंकिंग में लगातार भारत में सुधार हुआ है। भारत इस रैंकिंग में 2015 में 81वीं पर था, 2021 में 46वीं पर आ गया। GII को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इनोवेशन संपत्ति क्या बोलते हैं? प्रोस्पेरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है, मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रही अभी। वाइपो द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत नवाचार सूचकांक को GII की तर्ज पर नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम विश्व नवाचार सूचकांक की बात करें तो वाइपो जारी करता है और भारत नवाचार सूचकांक को नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में जान लेते हैं हम। यह संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। यानी संयुक्त राष्ट्र की कितनी विशिष्ट एजेंसियां? 15। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में 193 सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य है। 193 टोटल है। ठीक है, इसका ये होता है कि बौद्धिक क्षमता, किसी की बुद्धि के द्वारा कोई चीज़ विकास की जाती है, डेवलप की जाती है, उसको संरक्षण प्रदान करता है ताकि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से एक नया इनोवेशन कर सके। क्योंकि अगर संरक्षण नहीं मिलेगा, मान लो मैंने कोई इनोवेशन किया और आपने उठा कर चुरा के उसको अपना बना दिया, तो फिर व्यक्ति क्यों करेगा इनोवेशन? इसलिए वाइपो संरक्षण प्रदान करता है कि आपकी खोज है, आपकी बुद्धि से किसी चीज़ का आविष्कार हुआ है, किसी चीज़ का निर्माण हुआ है, तो आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसलिए ताकि मानव इनोवेशन को बढ़ावा मिले, मानवीय क्षमताओं का भरपूर यूज हो सके। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।
आशा है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है चीज़ें क्लियर करने का। इसलिए यूरोपीय इकोनॉमी पॉलिटिक्स किस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है करंट को। लेक्चर पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक देना ना भूलें। आपका फीडबैक मुझे इम्प्रूवमेंट में मदद करेगा। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करें। मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ लेकिन आप लोग देते ही नहीं हैं। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जो मेरा साइंस का लेक्चर है आपको कैसा लगा, आपने फीडबैक दे के बताया नहीं तो आप ज़रूर उसके बारे में ही बताएं। तो आज का हम यही समापन करते हैं। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।